बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेव्स एंड ऑप्टिक्स को और फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वेव्स को, वेव्स की टाइप्स को देखेंगे, उसके साथ एसोसिएट टर्मिनोलॉजीज जो है वो देखेंगे, लॉज प्रिंसिपल जो इसको गवर्न करते हैं और इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आती है वो सारी हम डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशन और एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको पाकिस्तान भर की जॉब्स की वीडियो या बुक्स या नोट्स की वीडियोस जो है वो बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव के बारे में। वेव क्या होता है? वेव को अगर मैं सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहूं तो वेव असल में एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस किसमें है? किसी भी मीडियम के अंदर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप पानी की किसी तालाब के किनारे पे बैठे हैं और तालाब में आप पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि पानी की जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और वो स्मूथ सरफेस अप एंड डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम वेव कहते हैं। इस तरह जो अगर हम ग्रेविटी फैब्रिक की बात करें जिस पर प्लैनेट्स मौजूद है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स जो जनरेट होती हैं। तो किसी भी मीडियम में बाय एनी मीन आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसको हम वेव कहते हैं। अब वेव का रिजल्ट क्या निकलता है? अब डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगी, अब वो डिस्टर्बेंस क्या पैदा करेगी? वो क्या करती है? वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि आपने जब डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो वो जिस पॉइंट पर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो आपने वहां पर एक्चुअली एनर्जी अप्लाई की और उस पॉइंट से लेकर जिस तरफ वेव मूव करेगी उस तरफ वो एनर्जी मूव करेगी। अब ये एनर्जी की मूवमेंट दो कंडीशंस पर होती है। अब ये एनर्जी की मूवमेंट विद मैटर भी हो सकती है और विदाउट मैटर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ पे एक बॉल है, अब वो बॉल थ्रो करते हैं, वो किसी ग्लास के साथ जाकर टकराती है, ग्लास टूट जाता है। तो अब उसमें क्या हुआ कि वो बॉल जो है एनर्जी को लेकर गई है, यानी कि एनर्जी विद मैटर ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पानी का एक टब लें, उसके ऊपर कुछ पेपर रख दें और आप इसके एक किनारे पर जो पेंसिल उसको डिप करें तो यू कैन सी कि वेव जब जनरेट होगी वो उस पेपर को ऊपर नीचे तो मूव करवाएंगी बट उसको आगे या पीछे लेकर नहीं जाती, विच मीन्स कि जो एनर्जी है वो विदाउट मैटर ट्रांसफर हुई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद आर विदाउट मीडियम, उसको हम वेव कहते हैं। अब वेव के साथ तीन जो डोमेन्स है वो एसोसिएट होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन क्या है? ये सोर्स ऑफ वेव है कि मूवमेंट जहां पर भी वेव जनरेट होती है वहां पर कोई ना कोई ऑसिलेशन जो है वो लाजमी वकूअ पज़ीर होती है। देन वेव प्रोपगेशन है। वेव प्रोपगेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी है। एंड इन द लास्ट हमारे पास आ जाती है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये उस वेव की एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास पहली टाइप है द मोस्ट सिंपलेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक मोशन की जो टाइप है दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? आप यहां पर देख सकते हैं एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास। अगर इस ब्लॉक को आप डिस्प्लेस कराते हैं फ्रॉम अपनी मीन पोजीशन तो यू कैन सी आर रिस्टोरिंग फोर्स इज जो है वो जनरेट होगी, जो कि इस स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स है और वो रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेंटर या उसकी मेन पोजीशन की तरफ। और जब ये ब्लॉक यहां पर आएगा तो डेफिनेटली ड्यू टू इनर्शिया वो यहां पर रुकेगा नहीं, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा एंड अगेन रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग और वो रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक को दोबारा धक्का मारेगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी। तो ये जो फिनोमेना इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर है और ये डिपेंड कर रहा होता है अपने डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि आप सेंटर से उसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। और इस फिनोमेना को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं और उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम F = -kx लिखते हैं। हम ज्यादा डिटेल में इसलिए यहाँ पर नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली MCQ टाइप एग्जाम के हवाले से। इसकी डिटेल्स आपने छोटी क्लासेस में बहुत दफा पढ़ ली होंगी। हम स्पेसिफिकली सिर्फ उन टर्म्स उन फॉर्मूलाज की बात करेंगे, उन मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करेंगे जो MCQ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिटेल में जाके हम आपको ओवरबर्डनाइज नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर K क्या है?
अच्छा, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही थी। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट उधर करवाया तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ होगी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप खत्म करते हो तो हमारे पास आ जाता है के, एंड दैट के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि इस स्प्रिंग की स्टिफनेस को जो है वो बताता है कि स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है। अच्छा, यहाँ पर एक लॉ और इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेस के अप्लाई करने से जितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, बट यहां पर एक कंडीशन है कि इट मस्ट स्टे इन इट्स इलास्टिक लिमिट, कि अपनी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जो स्प्रिंग है उसके ऊपर आप जितनी स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ही उसके अंदर स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगी। बट इफ यू क्रॉस द इलास्टिक लिमिट देन दिस स्प्रिंग विल गेट ब्रेक डाउन। इसकी डिटेल हमने जो है वो जो हमारा सॉलिड स्टेट वाला पोर्शन उसके अंदर हमने इसका ग्राफ भी पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, कि किस तरह जो ब्रेक पॉइंट कौन सा है, हाई यील्ड पॉइंट कौन सा, और कहां पर जाके जो परमानेंट जो है वो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बाय द न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर ड्राइव की गई है। यहाँ पे एज यू कैन सी एफ इज इक्वल टू एम ए एंड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन वी नो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इन दोनों को कंपेयर किया, एम ए को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा माइनस के एक्स, और यहां से सिंपली इसको डेरिवेट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इन विच अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने की कोशिश करें विच इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट, और सिंप्लीफाई इसको कर ले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनता है दैट इज एक्स टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पर ए क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस मैस स्प्रिंग सिस्टम का फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, and then omega is angular frequency, and then phi is the phase constant जो डिटरमिन करता है कि इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी, यानी कि ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है या यहां से स्टार्ट हो रही है या somehow जो भी कंडीशन होगी, तो इनिशियल कंडीशन जो है वो ये फेज डिफाइन करेगा, एंड दिस इज द फेज ऑफ द मोशन। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ जाता है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपके पास जो हमने पीछे मैस स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था, हमने यहाँ पर देखा है कि उसकी जो मीन पोजीशन है, अगर बॉक्स यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप इसको स्प्रिंग के साथ अटैच करके जब मूव करवाते हैं इस तरफ, तो यहां से जब बॉक्स मूव करना शुरू करेगा तो उसकी मीन पोजीशन पर आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बट वो ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पर रुकता नहीं, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम, और वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आता है। इसी चीज को ग्राफ की सूरत में शो करवाया गया है कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पर बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, जब डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम है एट दिस पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, यानी कि वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो मैक्सिमम है माइनस साइड पर, क्योंकि यहां पर उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अब इस ब्लॉक को हम यहां से छोड़ते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट कवर होना शुरू हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो, यानी कि ये ब्लॉक कहां पर आ गया, अपने सेंटर पर, और जब अपने सेंटर पर आया तो एट दिस पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी टुवर्ड्स दिस साइड, और इस पॉइंट पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि अब वो इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा होगा। फर्दर मूव जब डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड पर मैक्सिमम होगा, यानी कि अब ब्लॉक आ गया है यहां पर, इस पॉइंट पर आप देखिए वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां पर वो आके रुकेगा, क्योंकि उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, और इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि उसने रिटर्न आना है। तो इस तरह से ये फेज डिफरेंस पाया जाता है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करते हैं। और इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। ये काफी दफा डिस्कस हो चुका हुआ है
कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पीछे भी लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो चेंज हो रही होती है। सेम इज द केस विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सेम अमाउंट में उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो रही है, यानी कि जितनी अमाउंट में उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी अमाउंट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी जो कम हो रही है वो असल में कन्वर्ट हो रही है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या रहती है, वो कंजर्व रहती है, क्योंकि ओवरऑल उसको एनर्जी क्या होगी, वो कंजर्व होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मोशन वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है और ओवरऑल जो एनर्जी है वो आपस में क्या रहेगी, वो कंजर्व रहेगी। यहां मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की। अच्छा, उसके बाद ये हमने डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो रिलेट करती है सर्कुलर मोशन के साथ। उसमें हमने देखा था कि एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर जो पॉइंट P है वो किस तरह से उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो मैच करती है विद द पैरामीटर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसकी डिटेल्स हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए हुए, हमारे प्रीवियस जो एंगुलर पैरामीटर्स वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जस्ट फॉर रिवीजन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन जो है वो आपस में रिलेटेबल है, और यहाँ पर जो उसके पैरामीटर्स हमने वहां पर ड्राइव किए थे, यू कैन सी वहां पर हमने उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी कैलकुलेट किया था इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर पैरामीटर्स। उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की थी एंगुलर पैरामीटर्स में, और उसका एक्सेलरेशन जो था वो भी फाइंड आउट किया था एंगुलर पैरामीटर्स में। यानी कि वहां पर हमने ये कंफर्म किया था कि सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ एक पॉइंट जो है वो प्रोजेक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करते हुए किसी ब्लॉक की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बैस स्प्रिंग सिस्टम है जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी एक एग्जांपल है वो हमने उसके अंदर बात की थी कि ये रिस्टोरिंग फोर्स की बेस पर मूव करता है। लेकिन बैस स्प्रिंग सिस्टम असल में एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रैक्टिकली, कि एक बैस स्प्रिंग सिस्टम है या बाल और बाउल सिस्टम है, ये स्पेसिफिकली जो है वो एक्सप्लेन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल जो है वो ये बैस स्प्रिंग सिस्टम बनती है। सेकंड इसकी जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है दैट इज सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब अगर हम बात करें इसके सेंटर पर, तो जब ये सेंटर पर सस्पेंड कर रहा होता है तो इसका जो ये मास ऑफ द बॉब होता है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, और इसको जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है वो आपस में बैलेंस कर रही होती है, और इस केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और पेंडुलम जो है वो रेस्ट की हालत में यहाँ पर मौजूद रहता है। बट इन केस आप इस पेंडुलम को ले आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका मास जो है वो एक सर्टेन एंगल बना रहा है। अब इस एंगल की वजह से इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब जो mg cos थीटा है ये तो कैंसिल हो जाएगा विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि mg cos थीटा और ये टेंशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग ड्राइविंग फोर्स रह जाती है जो इस पेंडुलम को मूव करवाएगी टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज mg sin थीटा। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये असल में एज अ रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा और इस पेंडुलम को मूव करवाएगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो यहां पर हमारे पास रिस्टोरिंग कंपोनेंट कौन सा, mg sin थीटा है। That is why जो restoring force हम क्या लिखते हैं, mg sin theta, and this minus sign is indicating the direction is opposite towards the mean position। और for small angles यानी कि ये जो एंगल है अगर ये छोटा हो यानी कि less than 10 डिग्रीज हो तो then sin theta is equal to theta। तो इस सूरत हाल में वो जो लेंथ है उसकी x over l उसी को ही हम कंसीडर करेंगे उसकी रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, यानी कि वो सेंटर पोजीशन पर ही होगा। इसका इफेक्टिव जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k दैट इज इक्वल टू mg over l, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जो टाइम पीरियड दैट इज 2 pi l over g, जो कि हम टाइम पीरियड छोटी क्लासेस में हमने कई दफा कैलकुलेट किया हुआ, दैट इज 2 pi l over g। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है, और इसके केस के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज द mg sin थीटा, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स मास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पेंडुलम है उसकी दो टाइप्स यहाँ पर मौजूद है, दैट इज फिजिकल पेंडुलम एंड टॉर्जन पेंडुलम। अब फर्क इनमें क्या है, फिजिकल पेंडुलम वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के साथ कोई मास लटका दें
वो मूव करता रहे, टू एंड फ्रो मोशन करे, वाइब्रेटरी मोशन जो परफॉर्म करे, उसको हम जो है वो फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। बट जो टॉर्जन पेंडुलम है, इसके अंदर क्या होता है, हम एक डिस्क को किसी रिजिड रोप के साथ सपोर्ट करते हैं और उसको स्पिन करते हैं, रोटेट करवाते हैं। जब उसको रोटेट करवाते हैं, उसको स्पिन करवाते हैं, वो उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रिंग है उस पर ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जब उसको छोड़ेंगे तो उन ट्विस्ट की वजह से वो जो ये डिस्क है ये वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो स्पिन करना शुरू कर देगी। तो अब इस कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वो जो स्ट्रिंग के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस हुए हैं वो एज ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करते हैं, और इस तरह के पेंडुलम को हम टॉर्जन पेंडुलम कहते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होती है, पीछे बात कर चुके हैं, टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। अब उस ऑसिलेशन को हम डैम्प करते हैं। डैम्प करने का मतलब क्या है कि ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारे पास जो डैम्पिंग उसकी एम्पलीट्यूड होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो कम होता जाता है, उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है, जब आप उसको किसी झटके में से गुजारते हैं, किसी खड्डे में से गुजारते हैं, तो आपको ऐसे मूव करता आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। तो वो सस्पेंशन अपनी रेजिस्टेंस की वजह से जो उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड था उससे वो डिक्रीज होते होते रुक गया, इसको हम डैम्पिंग कहते हैं, यानी कि ऑसिलेशन को डैम्प करना, यानी कि वो ऑसिलेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से अपना एम्पलीट्यूड बतदरीज खो देती है। अब डैम्पिंग है वो तीन तरह की होती है। फर्स्ट वन इज अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड। अब अंडर डैम्प्ड क्या होता है, उसके लिए आपको पहले ये देखना होगा कि जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती है वो उसकी फोर्स को हम इक्वल करते हैं बी वी के, और यहाँ पे ये जो बी है दैट इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट डिफाइन करता है कि डैम्पिंग किस तरह की होगी। अब अगर बी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 के ओवर के एम है, अब मैं मैथमेटिकल की तरफ नहीं जा रहा, डेरिवेशन की तरफ, सिंपली हम कंडीशंस की बात करें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडर डैम्प। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ये अंडर डैम्प्ड है। आप देख सकते हैं कि ये बतदरीज इसकी जो ऑसिलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, बहुत स्लोली ये अपना एम्पलीट्यूड जो है वो लूज कर रहा है। अब दूसरी साइड में हमारे पास जो सॉरी रेड लाइन है उसको हम क्रिटिकली डैम्प कहते हैं। यू कैन सी कि ये अब्रप्ट चेंज आता है, ये फौरन ही अपना जो एम्पलीट्यूड है उसको लूज कर जाती है और एकदम से विदाउट एनी ऑसिलेशन ये ड्रॉप टू जीरो हो जाती है, इसको हम क्रिटिकली डैम्प कहते हैं। और ओवर डैम्पिंग में भी देखें कि वो भी बतदरीज जब ड्रॉप होती है विदाउट एनी ऑसिलेशन, यानी कि आप देखें कि ये जो जीरो वाली लाइन है उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर ऑसिलेशन एक्चुअली अकर ही नहीं हो रही, ये अपने फर्स्ट चक्कर में ही जीरो पर ड्रॉप कर जाती हैं। तो उस सूरत हाल में एकदम से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत में आ जाता है, जिसको हम ओवर डैम्प कहते हैं। तो यहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि जो ऑसिलेशन है वो उसकी जो पीक है वो कम से कम जो है वो रखी जाए, ताकि ऑसिलेशन अपनी जो एम्पलीट्यूड है वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उसको ड्रॉप करे, ताकि ओवर डैम्पिंग इसमें ना हो जाए। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस की। अच्छा, फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस से पहले बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या है, जब व्हेन ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल एक जो ग्रुप ऑफ ट्रूप्स है, फौजियों के जो ट्रूप्स है, वो मार्च करते करते जब ब्रिज के ऊपर से पास करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शंस ये दी जाती है कि वो अपना वो जो मार्चिंग सीक्वेंस है, जो वो पैर मार रहे होते हैं जमीन पर, उसको ब्रेक करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पैर मार रहे होते हैं जमीन पर तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही होती है। अब अगर उस फ्रीक्वेंसी उन ट्रूप्स की जो फ्रीक्वेंसी है, पैर मारने की फ्रीक्वेंसी जो है, वो मैच हो जाए विद द ब्रिज फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होगी। रिजल्ट क्या होगा, एक लार्ज एम्पलीट्यूड, लार्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, उसके नतीजे में ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर सकता है। तो रेजोनेंस में ये होता है कि अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, यू कैन सी अ लार्ज पीक इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि इस सूरत हाल में फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं।
फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है? सिस्टम ड्रिवन बाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम बैरूनी फ्रीक्वेंसी से किसी सिस्टम को ड्राइव करवाते हैं, उसको हम फोर्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर ऑब्जेक्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आप अगर इसका एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप यूं करें, एक ट्रे लें और उस ट्रे के ऊपर जो है वो कैन्स को इस तरह से अरेंज करें कि एक साइड पर एक सिंगल कैन, उसके ऊपर आप तीन कैन्स और फिर दो कैन्स इस तरह एक दूसरे के ऊपर जो है स्टैक कर लें। अब आप एक कैन को इस तरह थोड़ा सा छोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा ऐसे हिलकर रुक जाएगा, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आप उस ट्रे को उस फ्रीक्वेंसी से हिलाएंगे तो डेफिनेटली वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा और वो उस कैन को गिरा देगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच नहीं होती, आप उसको किसी और फ्रीक्वेंसी से ट्रे को हिलाएं तो वो कैन जो है वो नहीं गिरेंगे। तो इस सूरत को रेजोनेंस कहते हैं, अगर वो मैच कर जाए। और अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सिस्टम को ड्राइव करे तो उसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। उसके यहाँ पर यूजफुल एग्जांपल्स हैं, जैसे रेडियो ट्यूनिंग है, माइक्रोवेव ओवन है, जहां पे एक्सटर्नल और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो रेडियो ट्यूनिंग में जो हम किसी स्टेशन की ब्रॉडकास्टिंग सुन सकते हैं, माइक्रोवेव के अंदर ये फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से जो खाना वो गर्म हो जाता है। जबकि डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो जब मैंने आगे आपको एग्जांपल दी कि ब्रिज कोलैप्स हुआ था, टकोमा नैरोस ब्रिज जो था कोलैप्स हो गया था 1940 में, और उसकी बड़ी वजह यह थी कि उस ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैच कर गई विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर, जो वहां पर हवा चल रही थी, जिसकी वजह से लार्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई जो कि ब्रिज का मटेरियल जो है वो बियर नहीं कर सका और ब्रिज कोलैप्स कर गया। तो इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जो हमारे पास आ जाती है वेव मोशन। अच्छा, वेव जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि एनर्जी इन ट्रांजिट, और वेव जो है वो दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिफरेंस में क्या, जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनमें पार्टिकल्स की मोशन जो है वो अप एंड डाउन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसकी जो टाइप्स है वो लाइट है, रेडियोस है, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो विदाउट एनी मीडियम कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकती हैं। अच्छा, आगे सॉरी यहाँ मैं बताना भूल गया, मैकेनिकल वेव की भी दो इकसाम है, एक ट्रांसवर्स वेव है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब ट्रांसवर्स वेव की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर लें तो ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है जिनमें जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव हो, यानी कि ये आपकी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल की मोशन उसके परपेंडिकुलर है। इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और जबकि अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की तो ये पैरेलल, जिसे साउंड वेव्स होती हैं, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऐसे आगे आगे वेव्स मूव करती है। कई इलाकों में किसी जगह पर वेव के पार्टिकल करीब होते हैं, कहीं पर दूर, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में वेव के पार्टिकल भी मूव कर रहे होते हैं, उसको हम जो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। एग्जांपल्स क्या है, जो लाइट वेव है या स्ट्रिंग में जो मैकेनिकल वेव जनरेट होती है वो सारी की सारी ट्रांसवर्स है, जबकि जो साउंड वेव्स हैं, कॉस्मिक वेव्स हैं, वो सारी की सारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अच्छा, की फंडामेंटल वेव पैरामीटर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, उसके लिए आप पहले क्रस्ट और ट्रफ को समझें कि ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है तो मेन पोजीशन से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाली पीक है उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। देन हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। देन द फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड, के एक पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव्स जो है वो पास कर जाती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ से इसको डिनोट करते हैं। द टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है, टाइम फॉर वन कंप्लीट वेव पास, कि एक कंप्लीट वेव के पास करने में कितना टाइम लगता है। कंप्लीट वेव के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। उसके वेव स्पीड है, वेलोसिटी, ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में एक वेव जो वो कितना डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करती है। देन वेव नंबर दैट इज के विच इज इक्वल टू पाई ओवर लैम्डा। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाती है जी वेव स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अच्छा, जो साउंड वेव की अगर हम बात करें
तो चूंकि ये एनर्जी का ट्रांसफर है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो अब चूंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो पार्टिकल जितना एक दूसरे के करीब होंगे उतनी आसानी से वो एनर्जी एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को दे सकेगा। तो चूंकि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल सबसे करीब होते हैं तो उसके अंदर जो स्पीड है साउंड की वो वेव की ज्यादा होती है, जबकि एयर में ये पार्टिकल दूर होते हैं तो कंपैरिजन टू द सॉलिड हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होती है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है कि जिस तरह मीडियम जितना डेंस होगा उतनी उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो ज्यादा होगी। और यहाँ पर उसके फार्मूलाज गिवन है। स्ट्रिंग के अंदर अगर आप वेव वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं दैट इज एफ ओवर म्यू, वहां पर एफ क्या है, टेंशन है, म्यू जो है वो लीनियर मास डेंसिटी है। इस तरह साउंड इन गैस, साउंड इन फ्लूइड, लाइट इन मीडियम, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो एज ए कंपैरिजन यहाँ पर टेबल में गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव। अच्छा, पावर ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितनी पावर ट्रांसफर की जा रही है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि एक यूनिट एरिया में से कितनी पावर जो है वो गुजर रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। एक पावर पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन, यानी कि आप इधर से ये वेव ट्रांसफर हो रही है और इसके सामने आप परपेंडिकुलर कोई एरिया रखते हैं और उस एरिया में पर यूनिट एरिया कितनी जो है वो पावर ट्रांसफर हो रही है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। फार्मूला इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी ओवर ए, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक एरिया को हम ए डॉट टी लिख रहे हैं और इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब ये इंटेंसिटी जो है वो क्रिटिकली डिपेंड कर रही होती है एरिया के ऊपर, कि अगर एरिया ज्यादा तो डेफिनेटली उसके अंदर से पावर ज्यादा ट्रांसफर हो सकती है। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है कि जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी उसके अंदर से पास कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे एरिया एक्सपैंड होता जाएगा वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ साउंड वेव ज्यादा गुजर सकती हैं, तो इस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी वेव इंटरेक्शन की तरफ। अब जब वेव एक दूसरे के साथ टकराती है दो वेव्स है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, वो एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, मिल रही है, तो एक फिनोमेना यहां पर एक्ट होगा जिसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है, when two or more wave passes through the same region simultaneously the total displacement at any point is the algebraic sum of the individual displacements। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो वेव्स है, एक रेड में और एक ब्लू में, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो A2 है। तो अब इस केस में जब ये दोनों वेव आपस में सुपर इंपोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के एडिशन के बराबर होगा। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2, यानी कि इन दोनों के सम करने से ये जो वेव जो जनरेट हो रही है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस की। अब जनरल फॉर्मूला था सुपरपोजिशन का जब वेव आपस में मैच हो रही हैं। अब अगर वेव जो है वो सुपरइम्पोज इस तरह से हो रही है कि एक केस में उनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इस केस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं कि वेव इस तरह से इंटरफेयर कर रही है कि उनका कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस उनका सेम है और उनके एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो इस केस में उनके जो एम्पलीट्यूड है वो जमा हो जाएंगे और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो वो ज्यादा होगा, और इस तरह के इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि दोनों के एम्पलीट्यूड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन वेव में देयर इज अ फेज डिफरेंस, यानी कि क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है, ट्रफ के सामने क्रस्ट आ रहा है। अब इस केस में दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी, यानी कि अगर एक वेव का क्रस्ट आ रहा है तो दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है, तो इस सूरत हाल में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, हमारे पास रिजल्टेंट कोई वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास ऑब्टेन नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस है दैट मस्ट बी या 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो। अगर इतना फेज डिफरेंस है तो देन वी हैव द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसका जो पार्ट डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू m लैम्डा, और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2a, यानी कि वो डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, दैट इज के फेज डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल ऑफ पाई 5 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, एक ताक अदाद का इंटीग्रल होगा
तो देन हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, डेल्टा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, और उसमें रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, जीरो, कोई रिजल्टेंट नहीं आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाती है स्टैंडिंग वेव या जिसको हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। अब इस केस में ये क्या होता है कि अगर दो ऑपोजिट वेव आपस में इंटरफेयर करें तो उस सूरत हाल को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। यहां पे देख सकते हैं एक हमारे पास वेव ये है और एक वेव हमारे पास ये है, तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। और इसमें ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड जीरो होता है इसको हम नोड्स कहते हैं, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है इसको हम एंटी नोड कहते हैं। और इनके डायरेक्शंस की बात कर लें, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वेव हमारे पास a sin kx माइनस ओमेगा टी है, तो सेकंड हमारे पास होगी yt a sin kx प्लस ओमेगा टी, तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास सिंपल उनका अलजेब्रिक सम आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता चुका जो मेन चीजें देखने वाली हैं दैट इज अ नोड एंड एंटी नोड। अब नोड टू नोड जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास λ/2 होता है। आप देख सकते हैं कि एक नोड से थर्ड नोड पर जाके एक कंप्लीट वेव बनती है, तो मतलब ये होगा नोड टू नोड हाफ वेव होगी या क्रस्ट होगा या ट्रफ होगा, तो नोड टू नोड जो डिस्टेंस है दैट इज λ/2, और नोड का एंटी नोड से जो डिस्टेंस है दैट इज λ/4 जो एंटी नोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये की पैरामीटर्स हैं जो स्टैंडिंग वेव के लिए आपको याद रखनी जरूरी है। अब अगर हम बात कर ले स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है, आप यहां पर एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसको आप दोनों साइडों से जमीन पर बांध देते हैं और दरमियान में से पकड़ के उसको ऐसे प्लग करें, तो प्लग करने के नतीजे में इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स जो है वो जनरेट होंगी। और अब ये इसके जो ट्रिगर है जिससे आप इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस करें वो डिपेंड करता है उसके हार्मोनिक्स पर, यानी कि उसके अंदर कितनी स्टैंडिंग वेव्स जो है वो जनरेट होंगी। ये फर्स्ट हार्मोनिक है जिसको फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास दो नोड्स और एक एंटी नोड जनरेट हो रहा है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी 2L, क्योंकि एक L इसकी तरफ से और एक L इसकी तरफ से, और इसकी फ्रीक्वेंसी V/2L होगी, और इसकी नोड्स कितनी जनरेट हो रही है, दो हो रही है। अब अगर इसमें आप दो वेव्स जनरेट कर दें जिसको सेकंड हार्मोनिक कहते हैं, तो सेकंड हार्मोनिक की कंडीशन हमारे पास क्या होगी λ/2L, और फ्रीक्वेंसी की इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, उसके अंदर 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स जनरेट होगी। इस तरह अगर आप उसको मजीद बढ़ा देते हैं तो आपके पास 3 स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है, तो इसके अंदर आपका 1 2 3 4 नोड्स होंगे और 3 जो है वो एंटी नोड्स इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो इससे आप नंबर ऑफ वेव्स को बढ़ाते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, तो आप मल्टीपल जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आप स्टैंडिंग वेव्स को एयर कॉलम में जनरेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, या आपका एयर कॉलम जो वो दोनों एंड से ओपन हो, या आपका एयर कॉलम जो है वो एक एंड से क्लोज हो। बाकी चीजें सेम है, लेकिन यहां पर फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि अगर आपका एयर कॉलम ओपन होगा तो आपके दोनों किनारों पर एंटी नोड जनरेट होंगे। अगर एयर कॉलम ओपन है, यानी कि जो भी किनारा ओपन है वहां पर आपके पास एंटी नोड जनरेट होगा, बट अगर आप एयर कॉलम को क्लोज कर देते हैं तो वहां पर आपके पास नोड जनरेट होगी। यहां भी आप देख सकते हैं कि क्लोज एंड पर नोड है और जो ओपन हैंड है उस पर क्या है हमारे पास एंटी नोड है। इसके अंदर भी मल्टीपल हार्मोनिक्स वेव जो वो जनरेट की जा सकती है, और अगेन वही कंडीशन है कि ये फर्स्ट हार्मोनिक में आपके पास एक नोड और एक एंटी नोड होगी, सेकंड हार्मोनिक में आप देख सकते हैं हमारे पास दो नोड्स और दो ही एंटी नोड्स प्रोड्यूस है। सिर्फ एयर कॉलम में डिफरेंस ये आएगा कि आपका अगर एंड क्लोज है वहां पर नोड जनरेट होगा, अगर एंड ओपन है वहां पर आपके पास एक एंटी नोड जनरेट होगा। उसके बाद हमारे पास एक और फिनोमेना है दैट इज अ बीट्स। अब इससे पहले जो हमने सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस पढ़ा उसमें हमने देखा था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी वेव्स की सेम थी, बट व्हाट इफ कि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है और स्लाइटली डिफरेंस हो जाती है, मतलब आप दो ऐसे ट्यूनिंग फोक ले रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में 5 या 10 का डिफरेंस है, तो वो दोनों इस तरह की वेव्स जनरेट करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली सा डिफरेंट है। तो जब इस तरह की वेव्स आपस में सुपर इंपोज होंगी तो उसके नतीजे में बीट्स जनरेट होंगी। मतलब यह कि उनकी वेव के जिस हिस्से में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर आपको एंटी नोड नजर आ जाएगा, और जहां पर जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी यू कैन सी देयर इज नो रिजल्टेंट इज ऑब्जर्वेबल। तो इस सूरत हाल में बीट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आप साउंड की बात करें तो आपको डी 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 इस तरह की साउंड जो वो सुनाई देंगी, यानी कि उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस जो वो देखने को मिलेंगे। यानी कि वो क्रस्ट जिनके सामने क्रस्ट आ रहे होंगे वो
कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज होंगे और वो क्रस्ट जिनके सब ट्रफ आ रहे होंगे वो डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है साउंड वेव्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, एक मैकेनिकल वेव की जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप है उसकी एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव है। और साउंड वेव्स हमेशा किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से जनरेट होती हैं। अब वाइब्रेटिंग बॉडी से जनरेट हो रही है विच मींस कि एनर्जी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में शिफ्ट करेगा, विच मीन कि इनको मीडियम की जरूरत है ट्रेवल करने के लिए। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी वैक्यूम जार के अंदर बेल को रिंग करवाएं तो आपको उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी, और उसकी वजह यह है कि वैक्यूम में से आवाज या साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती और उसके नतीजे में आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। तो साउंड के लिए कंडीशन यह है कि हमेशा जो है आपके पास कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए, और ये आपके पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में जो साउंड वेव है उसको जनरेट करवाएगा। इसके कैरेक्टर्स की बात कर लें तो तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं जिसकी बेस पर हम डिफरेंट जो साउंड्स हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं। उनमें से लाउडनेस आ जाती है, पिच है और क्वालिटी। लाउडनेस क्या है, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये एम्पलीट्यूड की वेव है और एक ये है। अब इन दोनों का एम्पलीट्यूड कम और ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है विच मीन्स की लाउडनेस कम है, ये कम सुनाई देगी, और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब इसकी लाउडनेस ज्यादा है और इसकी आवाज भी ज्यादा सुनाई देगी। पिच की बात करें, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही पिच ज्यादा होगी। यहां आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये आवाज उतनी ही बारीक होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी आवाज उतनी ही भारी होगी। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्वालिटी, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी जो साउंड का ऐसा करेक्टर है जो सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली दो आवाजों में फर्क कर सके, यानी कि इसकी जो साउंड वेव बन रही होती है उसकी शेप डिफरेंट होती है। जैसे ट्रम्पेट से आने वाला साउंड और ड्रम से आने वाला साउंड, अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम है देन उसके बाद भी हम उसमें फर्क कर सकते हैं, और उसकी वजह यही है कि उनमें से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस साउंड वेव की शेप डिफरेंट है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये जो आपको साउंड वेव नजर आ रही है, ये तीनों साउंड क्या जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट इनकी शेप देखकर डिफरेंस है। ये जो साउंड है ये आपकी ट्यूनिंग फोक से प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली जो साउंड है ये क्लैरिनेट से प्रोड्यूस हो रही है, और ये लास्ट वाला जो साउंड है ये ट्रम्पेट से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इनकी लाउडनेस सेम, पिच सेम, बट शेप डिफरेंट होने की वजह से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है साउंड इंटेंसिटी एंड डेसिबल स्केल। साउंड की मेजरमेंट का जो स्केल है उसको हम डेसिबल स्केल कहते हैं, और इंसानों के लिए जो मिनिमम लेवल है वो 20 हर्ट्ज है, जिससे कम हम नहीं सुन सकते, और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज है जिससे ऊपर की आवाज हम नहीं सुन सकते। बट ये वेरी करता है फॉर डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, उनके ये जो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल है वो वेरी करते हैं, जो कि यहाँ ग्राफ पर दिए गए। जैसे थ्रेशोल्ड हियरिंग जो वो 10-12 है, जिसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट भी लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज। उसके बाद जो नॉर्मल ह्यूमन विस्पर है उसका लेवल डेसिबल में 20 होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम आपस में दो लोग बात कर रहे हैं उसका 60 डेसिबल होता है, अप टू सो ऑन स्केल पे आप देख सकते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड है। अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो पीछे हमने पढ़ा था कि डिपेंड करता है कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर, कि एक मीडियम में जितने पार्टिकल करीब होंगे उनमें स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज्यादा होगी। बट ऑन दी अदर हैंड ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर देयर इज आल्सो डिफरेंस ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इन स्पेसिफिक मटेरियल। दैट इज व्हाई जो साउंड की स्पीड है वो भी वेरी कर जाती है। इनिशियली जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था साउंड की कैलकुलेशन का, दैट इज v इज इक्वल टू √p ओवर रो, और अगर हम इसको इस्तेमाल करें साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने में, ये हमें 280 मीटर पर सेकंड मिलती है, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू से 16% कम है। तो यहां पर हमें लैप्लास ने इसकी करेक्शन दी थी और उसने अपना एक फैक्टर ऐड करवाया था गैमा, विच इज इक्वल टू Cp ओवर Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मीडियम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो रेशियो है इसको हम इंटरकेट लाजमी करेंगे
जब हम किसी मीडियम के अंदर जो साउंड की स्पीड है उसको कैलकुलेट करते हैं। एयर के लिए इसकी स्पीड 1/1.4 है। जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 331 मीटर पर सेकंड है, जो कि एक्चुअल वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल था। तो लैप्लास की ये जो करेक्शन है ये कंफर्म करती है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्पीड अगर मटेरियल के ऊपर हम टेम्परेचर को डिफर करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डॉपलर इफेक्ट आ जाता है। ये डॉपलर इफेक्ट ने डॉपलर ने ये प्रपोज किया था कि जब सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर जो है उनके दरमियान रिलेटिवली मोशन हो तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी आवाज जो है वो कम या ज्यादा होगी। अब उससे 4 केसेस जो है वो डिफाइन किए थे। फर्स्ट केस के अंदर जो सोर्स है वो स्टेशनरी लिसनर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि लिसनर जो है वो स्टेशनरी है और सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा है। इस केस में जो पिच है वो हायर हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस में सोर्स जो है वो लिसनर से अवे मूव कर रहा है, इस केस में जो पिच है वो कम हो जाएगी। और इस तरह का लिसनर जो है वो स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करेगा, अगेन पिच हाई हो जाएगी। और अगर जो लिसनर है वो सोर्स से अवे मूव करेगा तो अगेन पिच जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये चारों केस जो है वो डॉपलर ने अपने केस के अंदर जो है उसको कैलकुलेट किया था। फॉर्मूलाज आर गिवन, क्योंकि हमने इसको काफी दफा जो वो छोटी क्लासेस में कैलकुलेट कर लिया हुआ है तो डिटेल कैलकुलेशन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर किसी एक केस को देखकर उसके रेलेवेंट जो है फॉर्मूला पूछा जा सकता है। और इसका लास्ट केस है सोनिक बूम का। ये एक स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर जो सोर्स है वो अगर स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेजी से मूव करे, जैसे जो हाइपरसोनिक जेट होते हैं जो अपनी वो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो उससे भी तेज मूव करते हैं, और जब वो उस वेव को क्रॉस करते हैं तो एक सोनिक बूम, एक ब्लास्ट के आवाज प्रोड्यूस होती है जिसको हम सोनिक बूम कहते हैं। और ये एक खास केस था जिसके अंदर जो सोर्स है वो एक्चुअली मूव कर रहा होता है फास्टर स्पीड के साथ एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द सेशन। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।